नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 के अंतर्गत ब्रिटेन का इतिहास और यहाँ पे संविधान। तो अभी तक 12 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था और आज देखिए अगर कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेक्चर आना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था अमेरिकी संविधान का, क्योंकि अमेरिकी क्रांति को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और अमेरिकी क्रांति के बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो अमेरिकी संविधान ही होता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है मेरे साथ कि अगर अमेरिकी संविधान में यहाँ पे आपको पढ़ाने लग जाऊँ, अगर आपको ब्रिटेन का इतिहास और ख़ासकर ब्रिटेन के संविधान के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अगर नहीं होगा तो फिर आपको अमेरिकी संविधान पढ़ने में समस्या भी आएगी। और ख़ासकर एग्ज़ाम में देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल प्रश्न है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी क्रांति को ध्यान में रख के, अमेरिकी संविधान को ध्यान में रख के पूछा जाता है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है एक कंपैरेटिव स्टडी जिसे बोला जाता है कि ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी संविधान का स्टडी करना। जैसे यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्या ब्रिटेन के द्वारा जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था अमेरिकियों के द्वारा उसको हूबहू उसका नकल कर दिया गया। तो जब ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो अगर आपको ब्रिटेन के इतिहास के बारे में, ब्रिटेन के संविधान के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं अगर होता है तो आप वैसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे मेरा प्रयास है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं टाइम दीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को देखते चले ताकि चीज़ों को आप एक शानदार कोरिलेटिव अप्लाइड मेथड से यहाँ पे करते चले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज लोग ब्रिटेन का इतिहास और उसके बाद से इस इतिहास को दरमियान ही हम लोग संविधान की हम लोग बात करते चलेंगे। देखिए कहा जाता है कि अमेरिकी जो संविधान है दुनिया में पहला लिखित संविधान आया जिसके वजह से पूरे विश्व में एक संविधान का नया प्रारूप तैयार होते गया, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा सामने आने लगी। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या अमेरिका में बसने वाले कोई मंगल ग्रह से तो लोग नहीं आया तो ब्रिटेन से ही आया। और जब वो लोग ब्रिटेन से आया कॉलोनी बसाने लगा अमेरिका में, तो उस समय तक आप देखेंगे तो एक रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा थी वो ब्रिटेन में वहाँ पे आ चुकी थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। गौरवपूर्ण क्रांति अगर देखा जाए उस समय तो हो रही थी। संसद और राजा की शक्तियों को दोनों को बढ़ाने में आपस में काफ़ी ही मनमुटाव की स्थिति यहाँ पे मौजूद होती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ से लोग माइग्रेट करके शिफ्ट होके वहाँ पे अगर यहाँ से ठीक है ब्रिटेन से लोग अमेरिका आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर संविधान का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीख के तो ये ब्रिटेन से ही लोग आए। इसी को आपको डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किन किन प्रावधानों को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसे कि भारतीय संविधान को बोला जाता है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल में उधार का थैला है या फिर हम लोगों ने अपनी मौलिकता को भी दर्शाया है। देखिए जब इस तरह से प्रश्न बन के आते हैं तो आपको एक बेहतर एनालिसिस के माध्यम से इसको आपको डिफेंड करना होता है। और यही चीज़ मैं आपसे आज ठीक है शेयर करने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक संविधान का विकास। अब देखिए आधुनिक संविधान का जो विकास हो रहा है वो तो ब्रिटेन में ही हो रहा है। तो सिंपल संविधान का देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे सरकार और यहाँ पे जो भी शासन है इन दोनों के बीच यहाँ पे एक मौलिक दस्तावेज के रूप में यहाँ पे मौजूद होता है। अब यही है देखिए शासन सरकार के रूप में हम लोग जिससे बात करते हैं, शासन प्रशासन की बात करते हैं। शासन उन नीतियों को क्रियान्वित करेगा, उसको बनाएगा। प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो पहले भी ये व्यवस्थाएं मौजूद थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था अगर होती थी तो संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा थी। वहाँ पे नौकरशाह वहाँ पे भी होता था। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रही है। और प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिए प्राचीन काल में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूप था किसी न किसी रूप में मौजूद था। चाहे वो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी पार्ट होता था जिसको परंपरा रीति रिवाज बना लिया गया। भारत के संदर्भ में देखिए तो वैदिक काल को आप जब स्टडी करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैदिक काल को मानने वाले, उस ब्राह्मण धर्म को मानने वाले एक ठीक है जो भी वेद की कंसेप्ट आया, उपनिषद का कंसेप्ट आया, ऐसे सारे चीज़ों को मान मान के ठीक है लोग उसी को एक कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बना के चल रहे हैं।
आगे चल के जब बुद्ध जैन काल आएगा तो उसको आधार बना के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब संविधान देखिए एक मौलिक दस्तावेज के रूप में बिल्कुल ही पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन की इतिहास की बात करें या फिर ब्रिटेन के संविधान की भी आप बात करें तो ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है कि भारत आज़ाद हो गया, 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1946 से ही संविधान का बनना शुरू हो गया, 1949 में बन के तैयार भी हो गया और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गणतंत्र दिवस को भी मनाया, सेलिब्रेट किया। तो ब्रिटेन के संदर्भ में अगर हम देखिए तो यह अचानक नहीं होता है, इसमें समय लगता है और वो समय देखिए बहुत लंबा है। शुरुआत देखें हम लोग ब्रिटेन का तो लगभग 1000 सालों का पहले अगर देखा जाए तो संवैधानिक जो प्रक्रिया की शुरुआत अगर देखा जाए तो वहाँ पे हो चुकी थी। अब 1000 की संवैधानिक प्रक्रिया को शुरुआत हो चुकी थी, बहुत बड़ा ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे परिवर्तन आया और उस परिवर्तन में हुआ क्या परिणाम के रूप में समझिए कि राजतंत्र की शक्ति को सीमित कर दिया गया। आज वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत देखेंगे तो कार्यपालिका नाम मात्र का रह गया है। शासक महारानी जो भी वहाँ की अवधारणा है वही है, उसी के पास है। इसीलिए ब्रिटेन आज भी गणराज्य नहीं बन पा रहा है, रिपब्लिक नहीं बन पा रहा है। वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास हुआ। आज पार्लियामेंट चाहे अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, फ्रांस की बात करें, जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात आती है, पार्लियामेंट की बात आती है तो ये पार्लियामेंट का जो जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है। वहाँ पे शुरू में देखेंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, इसको उच्च सदन बोला गया, वरिष्ठों की सभा बोला गया। हाउस ऑफ कॉमन मतलब निम्न सदन। आज यहीं इसका भारत में देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा के रूप में पूरी तरीके से मौजूद है। एक समय हुआ करता था जब हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ति बहुत अधिक हुआ करती थी, हाउस ऑफ कॉमन मात्र नाम मात्र का था। लेकिन यही इतिहास है, परिवर्तन है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज वर्तमान में देखिए वहाँ हाउस ऑफ कॉमन बिल्कुल ही इतना मजबूत हो चुका है कि हाउस ऑफ लॉर्ड बिल्कुल इसके अंदर समाहित हो गया है। भारत के भी रूप में देखें, भारत में हाउस ऑफ कॉमन से ही अर्थात लोकसभा से ही सरकार को ठीक है असीमित यहाँ पे पावर भी मिलता है। कहने का सेंस क्या है, आप जब तक इसके मर्म को, बेसिक चीज़ों को, इसके इतिहास को नहीं समझेंगे तो आपको समस्या होगी। अब यही ये मेरा यहाँ पर प्रयास है कि मैं आपको पूरा का पूरा देखिए जो ब्रिटेन का जो इतिहास है लगभग ठीक है हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटेन के एकदम बेसिक, उसका नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा, ब्रिटेन कैसे पड़ा, धीरे 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 आप देखेंगे तो 1215 तक आते आते मैग्ना कार्टा की अवधारणा आ गई और उसके बाद से गौरवपूर्ण क्रांति किस प्रकार से हुई, रक्तहीन क्रांति किस प्रकार से हुई, इन सारे ही बिंदुओं पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते चलेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है आज आप लोगों से शेयर करने के लिए, थोड़ा लेक्चर की लंबाई भी बढ़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए और उम्मीद बनाए रखिए कि आपको काफ़ी कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से सबको मैंने डिवाइड कर दिया है, काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि। अब यही जो विभिन्न काल है, कैसे इंग्लैंड की अवधारणा है, कैसे उसका नाम इंग्लैंड पड़ा, कैसे ब्रिटेन पड़ा, ठीक है, कैसे वहाँ के लोग जो थे, कैसे एक एंग्लो जाति, इसी एंग्लो जाति से ठीक है नामकरण इंग्लिश के रूप में होने लगा। इन सारे चीज़ों को हम लोग एंग्लो सेक्शन काल में जानेंगे। उसके तत्पश्चात यहाँ पे बहुत सारे देखिए नॉर्मन काल, प्लेटानेट, लंकास्टर, ट्यूडर, स्टुअर्ट, हैनोवर काल, कहीं न कहीं यही जो काल की जो प्रक्रिया है, कैसे इंग्लैंड में धीरे धीरे राजतंत्र कमज़ोर होते गया और वहाँ की जो शक्ति ठीक है संसद में आती गई, इन सारे चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे और यहीं से मानव अधिकार जैसे चीज़ निकल के सामने आया। उसके तत्पश्चात देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति का जो विकास हुआ, बहुत सारे एक्टों के माध्यम से एक वैधानिक मान्यता दी गई। यहाँ पे बहुत सारे अधिनियम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो अब चलिए हम लोग शुरू से यहाँ पे एकदम ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग पृष्ठभूमि के रूप में। तो प्राचीनतम निवासी, ध्यान रखिएगा, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे, मूल निवासी आप कह सकते हैं, वो केंटो जाति की थी। उसको ब्रिटेन का नाम दिया गया, ठीक है। और यही जो ब्रिटेन था, ठीक है, माने जो ब्रिटेन था, इसी ब्रिटेन से उसका नाम पड़ गया ब्रिटेन। तो देखिए केंटो जो जाति थी उसकी नाम से पड़ गया ब्रिटेन यहाँ पे। अब हुआ क्या आगे चल के कि देखिए लगभग जूलियस सीजर के द्वारा
ईसा पूर्व यहाँ पे रोमन साम्राज्य की स्थापना कर ली गई। अब जब जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य की स्थापना की तो उस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। ठीक है, तो एक रोमन सेनानी जूलियस सीजर, काफ़ी इसका नाम इम्पोर्टेंट है। लगभग देखिए 55 BC में, ईसा पूर्व से पहले, ये केंटो जातियों पे हमला कर देता है, अर्थात ब्रिटेन पे हमला कर देता है। और हमला करने के बाद उसके बहुत सारे क्षेत्रों को रोमन साम्राज्य का अंग बना लेता है। अब आपको ध्यान होगा कि जब रोमन साम्राज्य का जब अंग बन गया तो देखिए जूलियस सीजर के बाद लगभग 5वीं शताब्दी तक, ठीक है, 4वीं या 5वीं शताब्दी तक कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 4वीं शताब्दी तक आते 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 रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। रोमन साम्राज्य मैंने ऑलरेडी आप लोग पढ़ाया हुआ था शुरू में ही कि कैसे रोमन साम्राज्य पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में बट गया और आगे चल के कैसे उस पूर्वी भाग पर, ठीक है, कहीं न कहीं ऑटोमन साम्राज्य का, उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ। सबको मैंने करा दिया, पीछे देखेंगे आप लोग तो कोरिलेट कर पाएंगे। तो 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास जब रोमन साम्राज्य का कहीं न कहीं गृह युद्ध के माध्यम से विघटन हो जाता है तो अब धीरे धीरे देखिए इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, बिल्कुल ऊपर है, उच्च अक्षांश में है। वहाँ पे इनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है और पकड़ कमज़ोर होने के पश्चात यहाँ पे देखिए 5वीं सदी के आसपास सेक्शन समूह होता है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियों द्वारा। इसमें कई कम्युनिटी यहाँ पे मिली होती है। ये लोग ब्रिटेन पर हमला कर देते हैं और इस ब्रिटेन पे हमला करने वाले कई जाति यहाँ पे मौजूद है, जैसे एंग्लो भी है, जुंटा है, इनकी संख्या सबसे अधिक थी, इसीलिए 2 का मैंने मेंशन किया है। आदि इसको इंग्लिश भी कहते हैं और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इंग्लैंड पड़ गया। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो ब्रिटेन नाम पड़ा, इंग्लैंड पड़ा, ये जातियों के नाम पे नाम पड़ा। ठीक है, जो जनजाति जो समूह थी उनके नाम पे पड़ा। अब आइए हम लोग बात करते हैं विभिन्न काल की यहाँ पे, क्योंकि कालक्रम से देखने पे हमें पता चलेगा कि प्रक्रिया क्या रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंग्लो सैक्सन काल। देखिए 450 से लेके 1066 ईस्वी के बाद, ठीक है, जो भी यहाँ पे घटनाएं हुई है। अब काफ़ी देखिए लगभग 500 सालों से अधिक का यहाँ पे इतिहास रहा है, तो कुछ न कुछ हुआ ही होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैक्सन काल के जो भी यहाँ पे शासक थे इंग्लैंड पर, इन्होंने नियंत्रण कर लिया और नियंत्रण करने के पश्चात इंग्लैंड को 7 छोटे छोटे राज्यों में इन लोगों ने बांट दिया ताकि वहाँ पे, ठीक है, शासन करना। क्योंकि बहुत सारे जो सेक्शन काल में जो जनजातियाँ थी, अलग अलग लोग अपना शासन करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को हो सकता है कि बेहतर बनाने के लिए इन्होंने उसका खंडन कर दिया कई सारे क्षेत्रों में। लेकिन हुआ क्या, 9वीं शताब्दी में एक और शासक आएगा, एल्फ्रेड महान। इसने बोला ये बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, सबको यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है, और इसने सबको मिला दिया, पूरे इंग्लैंड को मिला दिया और एक विशाल राज्य की, जो भी एक आइसलैंड के रूप में जो मौजूद है, सबको मिला के एक विशाल राज्य की उसने स्थापना कर दिया। अब जब विशाल राज्य की स्थापना कर जाएगा तो राजतंत्रात्मक अवधारणा सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो राजतंत्रात्मक अवधारणा सामने आई, ठीक है, राजतंत्र की तो स्थापना हो गई लेकिन राजा निरंकुश नहीं हुआ। राजा निरंकुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको सहायता देने के लिए एक ब्रिटेन नाम की संस्था होती थी। इसको ब्रिटेनागम नामक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस संस्था का प्रमुख राजा होता था और राजा के सहायता से ही यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। जो भी सदस्य इसमें शामिल होते थे वो राजा को सलाह देते थे और इनके पास इतना अधिकार तो जरूर होता था कि अगर राजा स्वेच्छाचारी हो जाए तो इसको पद से हटा सकते थे। तो यहाँ पे जब पद से हटने का डर था तो राजा क्यों निरंकुश होगा, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति इसके हाथ में नहीं है। अब यही जो ब्रिटेन था, देखिए एकदम राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल उसके समानांतर चल रहा है। तो कहीं न कहीं यही जो ब्रिटेन है आगे चल के मजबूत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में, ठीक है, जो भी आधुनिक संसद का जो बीज बोया गया इसी ब्रिटेन के माध्यम से बोला गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मन काल में। अब यहाँ पे जो सैक्सन राजा था, अभी जो शासन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या किया, एक नॉर्मंडी फ्रांस का जो शासक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, विलियम प्रथम। माने नॉर्मंडी फ्रांस का एक क्षेत्र है, वहाँ का शासक विलियम प्रथम ने
इसने क्या कर दी कि जो सैक्सन राजा जो हेराल्ड था इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने ब्रिटेन पे, ठीक है, सत्ता कंट्रोल कर लिया। अब विलियम जो फर्स्ट था, प्रथम था यहाँ पे, इसका अधिकार इंग्लैंड में हो जाने के बाद अब इसने बोला कि जो बीटन जो व्यवस्था चल रही है, ठीक है, हमें उसको बांटना है। इसने महापरिषद के रूप में बांट दिया। इसी को बीटन बोला गया। ध्यान रखिएगा, जो बीटन चल रहा है ये क्या करती थी, तो आर्थिक नीति निर्धारण, ठीक है, जो भी आर्थिक चीज़ों से यहाँ पे नियम कानून बनाना होता था वो बनाती थी या फिर राजा को सलाह देती थी। दूसरा बांटा गया शाही परिषद को लेके, इसको क्यूरिया रेजिस के रूप में बोला गया। इसको बोला गया कि ये उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करेगी, राजा को सहायता भी देगी और न्याय प्रशासन से संबंधित चीज़ों को भी चलाएगी। अब देखिए, शाही परिषद को बहुत सारा अधिकार दिया गया, लेकिन हुआ क्या कि अब शाही परिषद इतने सारी चीज़ों को तो चलाए नहीं पाएगी, तो इसको लेकर बोला गया कि थोड़ा सा इसे भी, ठीक है, दो भागों में बांट देते हैं। शाही परिषद को ही एक दूसरा भाग रखा गया, राज परिषद। इसी को, ठीक है, आगे चल के प्रीवी काउंसिल के रूप में बोला गया, प्रशासनिक चीज़ों को देख रेख करने के लिए, ठीक है। और एक इसका और काम था, निरंतर न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ से बीटन आ गया, पूरी तरीके से शाही परिषद आ गया। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटानेट काल तक आते आते। इसमें कहा जा रहा है कि हेनरी सेकेंड के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, हेनरी सेकेंड है, हेनरी प्रथम नहीं, हेनरी सेकेंड। इसने क्या किया कि उस महापरिषद में यहाँ पे छोटे छोटे सामंतों को शामिल कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे युद्ध होते थे। जब बहुत सारे युद्ध होते थे या फिर बहुत सारे जो शक्तियाँ होती थी सामंतों के पास होती थी, तो भाई सामंतों को अगर इस महापरिषद में शामिल कर लेंगे तो इनको अगर बोलेंगे भाई धन दो, कर दो, तो इनको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भूमिपतियों को भी इसमें शामिल किया गया। भूमिपतियों से, ठीक है, भू राजस्व के रूप में कर लगाया गया और राजकाज की आवश्यकताओं को पूरा किया गया। तो देखिए, अब छोटे छोटे संबंध, भूमिपति यहाँ पे जो है, मैंने कुल मिला के दोनों लोग क्या है, समाज में अमीर वर्ग यहाँ पे मौजूद है। आगे चल के राजा जॉन आएगा 1199 से लेके 1216 तक। ये थोड़ा स्वेच्छाचारी है, अत्याचारी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये निरंकुश टाइप का होता, अपनी मनमानी करना चाहता है। और यहाँ पे मनमानी करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि महापरिषद तो मौजूद है ना। अब इसकी अत्याचारी शासक को, ठीक है, जब इसका अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया तो प्रजा पूरी तरीके से डिमांड करने लगी कि अपनी शासन सत्ता में सुधार लाओ, ठीक है, वरना हमारे द्वारा तुमको निकाल दिए जाएंगे, मतलब हम लोग निकाल देंगे तुमको, ठीक है। तो ये बेचारा माना नहीं, पूरी तरीके से अब एकदम पावर में था कि नहीं है भाई, हमको करके दिखाएंगे। फिर जनता द्वारा, देखिए सबसे बड़ा चेंज यही पे होता है कि एक मांग पत्र किया गया। अब ये जनता जनता है, भीड़ है यहाँ पे, सामंत, अमीर, गरीब सब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सुधार से संबंधित इन लोगों ने एक पत्र भेजा और उसी पत्र का नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा दिया गया। और इसी को मानव अधिकार, जिसको आप वर्तमान में फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जिसको, ठीक है, देश का हर एक संविधान अपने नागरिकों को देता है, इसको लाया गया और शासक को स्वीकारना पड़ा कि नहीं, मानना पड़ेगा वरना पद से हटा दिए जाओगे। तो इसको शासक ने, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट डेट है 15 जून 1215 को। देखिए 15-15 आ रहा है, आसान है। 15 जून 1215 को, माने 13वीं सदी में, देखिए मानव अधिकार इंग्लैंड में पूरी तरीके से आ गया। इधर भारत में देखिए उस समय कहीं न कहीं, ठीक है, राजपूत काल चल रहा था, मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा था। तो भारत कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे पूरी संकीर्ण मानसिकता से यहाँ पे कुछ राष्ट्र वाली भावना ही नहीं थी, तो मानव अधिकार की क्या बात आएगी। लेकिन उस ब्रिटेन के समाज में देखिए कि वहाँ के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान समय में आप उसको डायरेक्ट देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कनेक्ट करने के मामले में हम लोग पीछे हो जाते हैं। कारण यही है, इतिहास है। इतिहास खोल के देखिए, बहुत आप कह सकते हैं कि सदियों से कहीं न कहीं हम पीछे चल रहे हैं, और वर्तमान में डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम में लगेगा ही लगेगा आगे जाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्ना कार्टा क्या था।
मानव अधिकारों संबंधित, इसमें बोला गया कि कानूनी निर्णय के बिना न गिरफ्तार किया जाएगा, न जेल भेजा जाएगा, न संपत्ति छीनी जाएगी, न देश से निर्वासित किया जाएगा। ऐसा कौन नहीं करेगा? वो शासक नहीं करेगा। और महापरिषद की आज्ञा के बिना तो शासक नया कर लगाया ही नहीं जा सकता है उसके द्वारा। और जन अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से देखिए मैग्ना कार्टा में इस बात का पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया गया कि सम्राट के साथ साथ जनता के भी बहुत सारे यहाँ पे अधिकार हैं और उस अधिकार को ध्यान रखिएगा कि छीना नहीं जा सकता है। यहीं से प्रक्रिया शुरू हो गया उस संवैधानिक विकास की जो एक कहीं न कहीं लंबे समय तक चलता रहा और उसकी जो झलक है हमें आज भी कई सारे देशों के संविधान में दिखाई देती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सम्राट एडवर्ड। इसके बाद जो शासक आता है 1255 ईस्वी में। अब यहाँ से क्या समस्या होती है कि टैक्स तो खुद लगा नहीं सकता है, परमिशन लेना पड़ेगा। अब इसको जब धन की ज़रूरत पड़ती है तो यह संसद की परिषद को बुलाता है और जब संसद की परिषद को बुलाता है यहाँ पे तो एक विभाजन की स्थिति हमें दिखाई देती है और यहाँ पे विभाजन हो भी जाता है कि इसी के समय ध्यान रखिएगा जो संसद जो ब्रिटेन था द्विसदनीय हो गया। दो व्यवस्था लाया गया। पहला बोला गया कि भाई सामंत चर्च के अधिकारियों का यहाँ पे सदन रहेगा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, उच्च सदन। वर्तमान में इसी उच्च सदन को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। इसीलिए बोला था विद्वानों की सभा, ठीक है, माने जिनकी उम्र अधिक है उनकी सभा, अमीरों की सभा, कुछ इस टाइप का जो नाम दिया जाता है, ठीक है। भारत के संदर्भ में तो बहुत अधिक हद तक ऐसा नहीं है, लेकिन जो सदियों से देखिए जो ब्रिटेन से जो चला आ रहा है उसी चीज़ को, ठीक है, अभी भी लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो बोलते भी हैं। इसीलिए भारत में देखिए राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष यहाँ पे फिक्स भी किया गया है कि मिनिमम 30 वर्ष इसमें चुने जाने के लिए आज की उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात करें यहाँ पे काउंटी जिला को लेके, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें जो आम जो लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया, क्योंकि जनसंख्या इनकी अधिक थी। अगर शासक की शक्ति अगर कम हो रही है तो क्या चाहेगा कि जो भी सामंत वर्ग है, अमीर लोग हैं, उनकी भी शक्ति कम हो। तो यहाँ पे लोगों का अधिकार दिया गया। इसी को हाउस ऑफ कॉमन बोला गया, इसको निम्न सदन के रूप में जाना गया। अब ये व्यवस्था कहाँ आ गई? मोड ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि यही तो है जो वर्तमान में चल रहा है, जिसका बीज उस ब्रिटेन व्यवस्था में बोया गया। अब धीरे धीरे देखिए वो पौधा बड़ा हो रहा है, उसको सींचा जा रहा है उस इंग्लैंड के द्वारा, उस इंग्लैंड के समाज के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाउस ऑफ जो लॉर्ड है, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन से इसकी शक्ति काफ़ी उस समय पावरफुल है, अधिक है, क्योंकि ये पहले से उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा थे। लेकिन ये तो नए नए आए हैं ना हम लोग, इन्हें बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी इनको सदस्य बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसकी शक्ति कैसे अधिक हो गई, तो ये भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है, कैसे इसकी शक्ति अधिक हो गई। अब आता है नेक्स्ट लंकास्टर काल में। ये संसद के उत्थान का काल इसको माना जाता है, क्योंकि बहुत ही शानदार, ठीक है, यहाँ पे एक जो समय काल होता है चल रहा होता है। और यहाँ पे हेनरी फोर्थ ने, ध्यान रखिएगा, शासक हेनरी फोर्थ होता है, इसने अपनी परामर्शदाता के नियुक्ति के लिए प्रिवी काउंसिल को क्या किया गया, इसके द्वारा गठन किया गया। अब 15वीं शताब्दी तक आते 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 यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको पता है धर्म युद्ध वगैरह हो रहा था। सामंती प्रक्रिया उस समय चरम अवस्था में थी। तो सामंती प्रक्रिया जब चरम अवस्था में थी तो बहुत सारे जो संबंध थे अपने सीमा विवाद को लेके, ठीक है, उसके बाद से संसाधनों को लेके बहुत सारे युद्ध करते थे, लड़ते थे, मरते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे अब धीरे धीरे यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे निम्न सदन है। निम्न सदन को लेके यहाँ पे जनता के सबसे नज़दीक यही लोग थे, जनता के द्वारा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे चुन के भेजे जाते थे। अब जनता से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी सब यही लोग देखते थे, सुधार भी करते थे। जो भी कर व्यवस्था थी यही लोग लगाते थे और वसूल के, ठीक है, अपनी उस शासन व्यवस्था के पास भेजते थे जो कहीं न कहीं उस समय राजा होता था। कहने का एसेंस क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी थी धीरे धीरे निम्न सदन के हाथों में आ गई। उच्च सदन का क्या हुआ, तो ये लोग युद्ध में भाग लेते थे। सामंती युद्ध बहुत सारा होता था, बहुत सारे सामंत लोग मारे भी जाते थे। अब इनका जो लॉर्ड ऑफ हाउस था, ठीक है,
उच्च सदन था, यहाँ पे इनकी बैठक ही नहीं हो पाती थी। अब बड़ा समस्या हो गया, राजा करे तो क्या करे इनके साथ, क्योंकि बहुत अधिक इन पे प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता है और इस व्यवस्था को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब राजा की जो झुकाव है धीरे 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 निर्भरता निम्न सदन की तरफ बढ़ गई। जब झुकाव अधिक निम्न सदन की तरफ बढ़ गया तो देखिए निम्न सदन की शक्ति भी धीरे धीरे अब उल्टा हो गया, उच्च सदन से अधिक हो गया। लेकिन न्यायिक चीज़ों में उच्च सदन के अधिकार को बरकरार रखा गया, न्याय करने की चीज़ों के लेके, ठीक है। अभी भी देखिए राज्यसभा को, ठीक है, अगर ध्यान में रख के अगर सोचिएगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो विद्वान लोग हैं, सोचने समझने की एक क्षमता है, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत सारे बिल में उनको अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था यहाँ पे चल रहा है। अब आता है यहाँ पे ट्यूडर काल, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट काल है यहाँ पे। यहाँ पे 1485 से लेकर 1630 तक एक शासक, ठीक है, मैंने इसकी समय अवधि है ट्यूडर काल की, बहुत आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी अवधि है। यहाँ पे एक शासक आता है हेनरी फोर्थ, वो निरंकुश होने का प्रयास करता है, लेकिन वो निरंकुश जो उसकी होने का जो प्रयास है अपनी प्रजा हित में नहीं है, उस यूरोप से निरंकुश होने का प्रयास करता है जो कहीं न कहीं अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है, ठीक है। और अनजाने में क्या करता है कि संसद की शक्ति को पूरी तरीके से बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है तो देखिए हेनरी एट आता है, ये वही समय है पुनर्जागरण का समय। अब कोरिलेट करने की कोशिश करिए, उस पुनर्जागरण कालीन चेतना से युक्त होकर देखिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी होता है। ईसाई धर्म में, चूँकि धर्म युद्ध में तो लोग हार चुके हैं, ईसाई धर्म में सुधार की बात की जाती थी और जो उस कैथोलिक समाज में जो ईसाई रहते थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा उसको सुधार की बात कही और इसे सुधार करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जो यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ईसाई धर्म को मानेंगे लेकिन जो उसमें कर्म कांड है, जैसे कि प्राचीन काल में मान लीजिए कि भारत का जो ब्राह्मण व्यवस्था था वैदिक काल में, कि ऋग वैदिक काल में कितना शानदार था, उत्तर वैदिक काल में आते 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 कितना बेकार हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्म कांड आ गया, यज्ञ विधान आ गया, समस्या हुई, लेकिन उसके एवज में जैसे अल्टरनेट के रूप में बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, तो धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म में भी सुधार होना शुरू हो गया। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रही है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के माध्यम से ईसाई धर्म में सुधार यहाँ पे लाने की बात की गई। इसका समर्थन हेनरी एट ने किया, इसने पोप से संबंध ही तोड़ लिया। अब यही पोप, ठीक है, जो इटली में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इटली का जो इस टाइप का आपको मैप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब इटली का जो इधर वेटिकन सिटी है जहाँ पोप रहता था, आप लोग ध्यान होगा पूरे ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भी पादरी है सभी इसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मैंने पोप को आप समझ लिए सुप्रीम कोर्ट टाइप का, ठीक है। इसने संबंध तोड़ लिया और इसने ब्रिटेन में एलिगलन चर्च की स्थापना कर दी जिसमें उस पोप का कोई महत्व ही नहीं दिया गया। इससे पूरे यूरोप में नाराजगी फैल गई पूरी तरीके से। देखिए अब एक शासक है ना, इतना बड़ा शासक एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसीलिए इसको एक निरंकुश टाइप का बोला गया है, मैंने अपने मन की मान रहा है। उस बदलाव की प्रक्रिया से जब गुजर रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यूरोप के जो भी बाकी जो अन्य जो राज्य हैं वो कैथोलिक धर्म को मान रहे हैं। सबने अपने धर्म को क्रिश्चियन धर्म बना के रखा हुआ है, मैंने ईसाई धर्म बना के रखा हुआ है, और ये अलग कट रहा है तो समस्या होगी कि नहीं होगी, आप खुद सोच के देखिए। समस्या बढ़ गई और इंग्लैंड पर अब आक्रमण होने की भी समस्या बढ़ गई। पूरे यूरोप के जो राष्ट्र थे धीरे धीरे इंग्लैंड के खिलाफ एकजुट होने लगे। इसे पता लग गया, आक्रमण से थोड़ा इसको समस्या हो गया, बेचारा भाग के आया संसद के पास कि अब तुम मैंने जो डिसीजन लिया है ले लिया है, अब भाई ठीक है इसको सेविंग आप ही लोगों को करना है। और खुद आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति जब भाग के अगर आपके पास आ रहा है, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपके पास हेल्प लेने के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उससे क्या है, शक्तिशाली है। यही हो गया, अनजाने में इसने शक्ति को, ठीक है, संसद की शक्ति को बढ़ा दिया।
तो ये था, संसद की शक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब यही प्रक्रिया देखिए, बड़ी मज़ेदार कहानी है इंग्लैंड की, कैसे संसद पावरफुल हो रहा है और राजा जो है वहाँ का शासक है कैसे कमज़ोर हो रहा है। स्टुअर्ट काल तक आते आते यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1603 से लेकर 1689 तक, यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब मिलेगा कि इंग्लैंड में देखिएगा महारानी बोला जाता है, महारानी का राज क्यों? ठीक है, एक मातृ सत्तात्मक सत्ता की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। कभी आप सुने हैं कि इंग्लैंड का ये राजा बना? ठीक है, बनता तो जरूर है क्योंकि महारानी का कोई पति जरूर रहेगा, लेकिन नाम नहीं होगा। इसका यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। ट्यूडर वंश की जो अंतिम शासका थी, ध्यान रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, संतानहीन थी, संतानहीन, कोई इसका संतान ही था, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसका जो एक चचेरा भाई रहता था, कजन, स्कॉटलैंड में रहता था, ठीक है, याद होगा, वेल्स और स्कॉटलैंड सबको बना के जो, ठीक है, यूएई बनाया जाता है, सॉरी यूके बनाया जाता है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम वही है, और स्कॉटलैंड में रहता था, जिसका नाम था जेम्स प्रथम था, इंग्लैंड का शासक बना। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र आ गया, चार्ल्स प्रथम, 1625 में आ गया। आते ही इसने राजा की शक्ति को बढ़ाना चाहा, और हमेशा ध्यान रखिएगा, राजा की शक्ति बढ़ेगी तो संसद की शक्ति कम होगी, संसद की शक्ति बढ़ेगी तो राजा की शक्ति कम होगी, क्योंकि शक्ति का जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर समस्या आएगी यहाँ पे। और यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दोनों काफ़ी प्रयासरत हैं। इसी समय गतिरोध होता है, और इस गतिरोध का कारण क्या है? रक्तहीन क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और वो इंग्लैंड अब हमेशा के लिए कहीं न कहीं उस मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का अंग बन जाता है। तो इसे समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्यों हुआ ये सब घटनाएं। चार्ल्स प्रथम को यहाँ पे संसद ने प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि चार्ल्स प्रथम, ठीक है, संसद की अनुमति के बिना ये क्या कर रहा था कि कई सारे क्षेत्रों सुधार ले लेता था, ऋण, ठीक है, बहुत इस पे बढ़ गया था। शांति के समय कोई ना कोई एक कानून लागू कर देता था, उपहार जबरदस्ती लिया करता था। इससे क्या होती थी कि इंग्लैंड के शासक की जो एक छवि होती थी, इंग्लैंड के लोगों का इमेज जो होता था काफ़ी खराब होता था। अब प्रार्थना पत्र दिया, जो भी यहाँ पे जो संसदीय जो व्यवस्था थी, ठीक है, इसमें जो कॉमन हाउस था, लोअर हाउस था, सब ने इसमें प्रेशर में डाल दिया। बेचारे चार्ल्स प्रथम को दबाव में आकर स्वीकार करना पड़ा कि नहीं हम मान रहे हैं। अब यही चीज़ है, होता है ना कि एक दिल से, एक होता है दिमाग से। दिल से मान लिया दबाव में आके, ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी उसका कुछ चल रहा था, और जो प्रावधान इस पे लागू किया गया उसको व्यवहारिक स्तर पर इसने लागू ही नहीं किया। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। बेचारा फिर से करते रहा। अब जब फिर से रोक लगाना चाहा इस शासक पे, अब राजा उखड़ गया, बिखर गया, बोला कि मैं संसद को समाप्त कर दूंगा। अब संसद देखिए, संसद की शक्ति उस समय कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी। इसके उच्च सदन में ऑलरेडी सामंत रहते थे, ठीक है, अमीर लोग रहते थे जो सैनिक रखते थे। निम्न सदन तो अभी भी कोई बहुत अधिक महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी भी शक्ति, ठीक है, जनहित में अधिक थी। लेकिन जब बात युद्ध की आ गई तो सैनिकों से युद्ध होगा। अब राजा के जो सैनिक थे, ध्यान रखिएगा, उस समय राजा भी सैनिक रखता था, और जो उच्च सैनिक मैंने उच्च जो सदन के जो सैनिक थे, सामंत वगैरह के, इनके बीच भयंकर क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में चार्ल्स प्रथम की मुंह की खानी पड़ी, ठीक है, इसको मृत्यु दंड दे दिया गया, फांसी में लटका दिया गया, संसद ने मृत्यु दंड दे दिया। अब इस युद्ध का नेतृत्व करने वाला एक सेनापति था, ठीक है, सेनापति कोई और नहीं था, उसी उच्च सदन का एक उच्च सामंत था, अमीर सामंत था, जिसका नाम था कामवेल। शासक मर गया, मृत्यु दंड दी गई। इसको लगा कि अब मौका मिला है इंग्लैंड की शासन सत्ता को संभालने के लिए। 1653 में जैसे कि फ्रांस में, खुद सोचिए कि जैसे ही फ्रांस के लुइस 60 को, ठीक है, और उसकी पत्नी एंटोनिया को गिलेटिन में चढ़ाया गया, उसके बाद कौन आया फ्रांस में? ठीक है, जैकोबियन का, ठीक है, सत्ता के दम पे, ध्यान रखिएगा, पावर के दम पे, मैंने बाहुबली की ताकत लगा के उस फ्रांस की सत्ता को तलवार के धार पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का उसने प्रयास किया, तलवार के धार पे, ठीक है, यही इसने किया कामवेल ने। सैनिक सत्ता के माध्यम से तलवार के बल पर सत्ता नियंत्रण इसने करना चाहा।
लेकिन ये कितने समय तक हो सकता है? इसी व्यवस्था तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। 1653 में शासक बना और 1658 आते आते मृत्यु हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद से आता है एक शासक, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स सेकेंड। यहाँ पे 1658 में इंग्लैंड का शासक बने चार्ल्स सेकेंड, कोई और नहीं है, ठीक है, चार्ल्स वन का ही, ठीक है, उसका रिलेटिव है। इसको बना दिया गया, कोई ना कोई होना तो चाहिए ना, माने चार्ल्स वन का पुत्र, रिलेटिव क्या है, पुत्र है। यहाँ पे 1658 में इंग्लैंड का शासक बना देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आते ही अब बोलता है कि हमें अपने, ठीक है, इंतकाम की भावना से नहीं रहता है अपनी पिता की तरह, ठीक है, संसद को ये पे मंत्रिमंडलीय प्रणाली का ये विकास करने का प्रयास करता है। अब देखिए, अभी तक क्या था, लोअर हाउस था, अपर हाउस था, मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हो रहा है यहाँ पे। अब इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली के विकास जब यहाँ पे किया गया तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब दलीय प्रथा की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब किसकी दल जाएगी, कौन मंत्रिमंडल बनेगा, ये सारा चीज़ शुरू हो गया। अब यहाँ पे दो खेमे में लोग बढ़ते नजर आए। पहला थे राजपक्ष के समर्थन में कि राजपक्ष बना चाहिए, ठीक है, जो समर्थन में थे उसको ट्रो ही बोला गया, और जो विपक्ष में थे, ध्यान रखिएगा, हमने राजपक्ष के जो, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए राजपक्ष, आइए यहाँ पे लिख लीजिए आप सपोर्ट में थे, जो समर्थन में, ठीक है, पक्ष में थे, यहाँ लिख लीजिए विपक्ष में थे। जो विपक्ष में लोग थे, ध्यान रखिएगा, उनको विंग बोला गया, विंग, ठीक है, इसको कंट्री भी बोला जाता है, कंट्री। अब अवधारणा पूरी स्पष्ट हो गई, पक्ष भी है और विपक्ष भी है। अब आइए देखते हैं क्या है रक्तहीन क्रांति। यही समय चल रहा है, अभी स्टुअर्ट काल ही चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है रक्तहीन क्रांति। इसे गौरवहीन क्रांति बोला जाता है, क्यों? अब देखिए, चार्ल्स सेकेंड के बाद 1688-89 में इसका भाई गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था जेम्स सेकेंड। जेम्स सेकेंड जो था, देखिए, कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, और सिर्फ अनुयायी ही नहीं था, अपने राज्य में, ठीक है, जो धर्म था उसने कैथोलिक करने का प्रयास किया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब वही संसद है, जो संसद उस, ठीक है, जिसने प्रोटेस्टेंट का जो समर्थन किया था, ये संसद अभी वहीं कायम है, ठीक है, काफ़ी ये प्रगतिशीलता की तरफ झुका हुआ है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन में इन लोगों ने काफ़ी समर्थन किया हुआ था, ठीक है, कैथोलिक धर्म को लेके। यहाँ पे अब विरोध होना तय रह जाएगा, राजा कैथोलिक है, संसद प्रोटेस्टेंट है, तो फिर समस्या आएगी ही आएगी। अब थोड़ा जेम्स सेकेंड का थोड़ा पर्सनल लाइफ की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ से ही बहुत सारा चीज़ हम लोग आगे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी दो पत्नी थी। पहली पत्नी मैंने इसका जो पहले शादी हुआ उससे एक ही पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम था मैरी। यही है इंग्लैंड में मातृसत्तात्मक समाज की जनक कह सकते हैं आप। मैरी का विवाह हुआ था हॉलैंड के शासक विलियम से, और ये मैरी प्रोटेस्टेंट व्यवस्था को मानने वाली थी। पत्नी इसकी सेकेंड आई, बाद में बूढ़ा हो गया, शादी कर लिया, एक छोटा सा नन्हा सा पुत्र हुआ, उसका इसने पालन पोषण करने के लिए कैथोलिक धर्म को शामिल कर लिया। अब देखिए, कैथोलिक धर्म को अगर ये मान रहा है तो कहीं ना कहीं इसको यूरोप के अन्य क्षेत्रों से शक्ति प्राप्त होगी। यूरोप का जो पोप है उसका इसका संबंध अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं आया, ठीक है। संसद में जब गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संसद ने बोला कि भाई प्रोटेस्टेंट को अपनाओ तुम, वरना हम तुम्हारी बेटा, ठीक है, मैंने तुम्हारी जो बेटी है मेरी, उसको हम लोग बुला के लिए आलेंगे, शासन सत्ता वो संभालेगी, तुम्हारी वंश की है। जब जेम्स सेकेंड नहीं बना तो संसद में, ठीक है, संसद के द्वारा उसे निमंत्रण भेज दिया गया मैरी को और उसके पति को कि आप लोग आइए और इंग्लैंड की शासन सत्ता संभालिए। चूँकि मैरी क्या थी, प्रोटेस्टेंट थी, इंग्लैंड का शासन सत्ता संभालिए। अब इस परिस्थिति में जेम्स को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, कोई यहाँ पर इसका सपोर्ट करने नहीं आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इंग्लैंड की शासक क्या हो गई, मैरी हो गई। अब इंग्लैंड की शासक मैरी हो गई, शासक कौन हो गया, विलियम हो गया। अब खुद सोचिए, हेलीकॉप्टर ड्राइव का मामला है, ठीक है, कि एक तो हम पितृसत्तात्मक, ठीक है, समाज से होते हुए एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था को अपना रहे हैं, ठीक है, माने बेटी को लाकर शासक बना रहे हैं।
तो उसके पति को तो नहीं मानेंगे ना, उसके पति को शासक रहेगा। लेकिन हम, चूँकि वो हमारी देश की बेटी है, ठीक है, हमारी इस राज्य सत्तात्मक व्यवस्था की बेटी है, तो फिर हम उसको मानेंगे। यही से इंग्लैंड मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की तरह पूरी तरीके से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि है क्या, हेलीकॉप्टर वाले रे शासक हैं, डायरेक्ट इनको लैंडिंग कहाँ कराया गया, हॉलैंड से इंग्लैंड कराया गया। खुद सोचिए, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पहले खूब होता था, जब भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता था तो पार्टी के नाम पे, बहुत सारी पार्टियों के मैं नाम नहीं लूँगा, लोग जाते थे वहाँ चुनाव लड़ते थे, ठीक है, और जीत के बड़ा उसके बाद वे कहाँ जाते थे, दिल्ली पुनः वापस आ जाते थे, ठीक है। अब लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अब दिल्ली में रह रहे हैं, तो फिर जन समस्याओं को सुनेगा कौन? कुछ समझ ही नहीं होती थी कुछ, ठीक है, काफ़ी समस्या होती थी। कुछ यही चीज़ था इस मैरी को लेके। यहाँ पे शासन परिवर्तन हो गया, राजा बदला गया। इसी शासन परिवर्तन को रक्तहीन क्रांति, ऐसे गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। बिना एक बूंद खून बहाए, मतलब बहाए, पूरी तरीके से इंग्लैंड का जो व्यवस्था ही बदल दिया गया। अब राजा ने संसद की शक्ति को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो राजा था, हेलीकॉप्टर राजा विलियम, ठीक है, उसकी पत्नी मैरी, अब जो भी संसद बोलती थी इनको करना पड़ता था, क्योंकि इनका जो अधिकार था कहीं न कहीं संसद के द्वारा बहुत सीमित कर दिया गया। यही तो है समय, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स लाया गया, वैधानिक कानूनी मान्यता यहाँ पे दी गई कि संसद की स्वीकृति के बिना कर अब नहीं लगाओगे संसद में, ठीक है। भाषण, बहस, स्वतंत्रता होगी, कोई रोक टोक नहीं की जाएगी राजा के द्वारा। राजा संसद की स्वीकृति के बिना सेना नहीं रखेगा, सेना को भी हटा दिया गया। संसदीय, ठीक है, शासक की शक्ति पुनः क्या हो गई, स्थापना हो गई, मैंने इसकी शक्ति और क्या हो गई, बढ़ गई। अब खुद सोचिए, अब मैरी, विलियम, उनको क्या दिक्कत होगा, उनको तो ताज मिल गया, ठीक है। पहले भी होता है ना, छुपा हुआ धन कुछ इस टाइप का मिल गया। उसे क्या लगा था कि मैं अपने पिता के बाद, ठीक है, खुद उसका एक छोटा भाई आ गया था, शासक वो बन जाता, वो एक बेटी थी। लेकिन इंग्लैंड के समाज ने मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का महत्व देते हुए, ठीक है, एक अपने शासक की बेटी को महत्व दिया, ठीक है। ये अपने आप में एक समझदारी भरा कदम था। क्यों दिया संसद ने, ये भी समझिए, क्योंकि जब उसकी बेटी आएगी तो हम अपने संसद का अधिकार को और बढ़ा पाएंगे। यही प्रक्रिया चल रही थी। अब बात करते हैं हम लोग हैनोवर काल की। अब हमने देखा संसद की शक्ति काफ़ी अधिक आ गई। हैनोवर काल तक आते आते राजा की शक्ति को पूरी तरीके से सीमित कर दी जाती है, ठीक है। राजा की शक्ति माने जो भी वहाँ पे शासक थे उसकी शक्ति को सीमित कर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्तमान में भारत से कनेक्ट करिए कि अगर भारत का मान लीजिए राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, देश का प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ पे मौजूद है। उसी तरीके से इंग्लैंड में यहाँ पे जो वहाँ की जो महारानी है, ठीक है, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रथम महिला के रूप में मौजूद है वहाँ पे। तो व्यवस्था सेम कैसे है, देखिए, भारत है कि क्या है, गणराज्य हो जाता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोगों के द्वारा जो चुनाव होता है, फिर भी चुनाव तो होता है। यहाँ पे महारानी का चुनाव, ठीक है, जो इसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया, ये अभी भी क्या है, वहाँ पे वंशानुगत चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये प्रक्रिया चल रही है। अभी करेंट का जो न्यूज़ है, अभी जो इसके जो नाती जो लोग थे, जिसका भी प्रिंस हैरी, ठीक है, उसने अपनी उस व्यवस्था को छोड़ दिया, राजघराना से उसने अपना संबंध तोड़ लिया, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आहट हो सकती है कि अब ये इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहें, क्योंकि वंशानुगत व्यवस्था को जैसे ख़त्म कर दे, इंग्लैंड में सारा चीज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है, लेकिन बस इसको छोड़ के अगर ये व्यवस्था हट जाए तो 1 सेकेंड के अंदर इंग्लैंड भी एक गणराज्य बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी नाम मात्र का है, ठीक है, यहाँ पे भी नाम मात्र का है, यही दोनों में समानता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो संसद से मंत्रिमंडल का विकास हो गया और इस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, और इसी प्रधानमंत्री की जो शक्ति है धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और जब इंग्लैंड के लोगों ने भारत में इतने दिनों तक कंट्रोल किया, तो भारत के लोगों ने उसी व्यवस्था को अपना लिया और भारत में भी प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड के ही प्रधानमंत्री के पद के जैसा पावरफुल हो गया। यहीं से कैबिनेट के उदाहरण आ गए, क्योंकि पता है कि
मंत्रिपरिषद आएगा जिसमें मंत्रियों की शक्ति अधिक होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से कैबिनेट आएगा, उसके बाद किचन कैबिनेट आएगा। संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और इस संख्या कम होने से ध्यान रखिएगा डिसीजन लेने में सुगमता आती, इसीलिए तो ऐसा किया गया है। तो कैबिनेट की अवधारणा आई, रॉबर्ट वालपोल के अध्यक्षता में यहाँ पे किया गया प्रधानमंत्री के समय, ठीक है। इसकी अवधारणा, कैबिनेट की अवधारणा सामने आ गई पूरी तरीके से। तो ये थी पूरी प्रक्रिया हमने देखा, ठीक है। निष्कर्षता इतना तो आप कह सकते हैं कि अब जो भी संसदीय व्यवस्था का उद्भव एवं विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है, इसमें मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट की भूमिका काफ़ी उल्लेखनीय है, और इसी से ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति का पूरी तरीके से विकास हो गया। अब आप कहेंगे कि वर्तमान में, ठीक है, लोकतंत्र का जनक, संविधान का जनक अमेरिका को कहा जाता है। अब सोचिए, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि अमेरिका में क्या बसने वाले जो लोग, जो 13 कॉलोनियाँ बसी थी, जो भी यूरोप से लोग गए, 90% वहाँ पे जाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ठीक है। इसी इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेजी लोग थे, और वे कहीं न कहीं इसी व्यवस्था के भाग थे जो मैंने सारा आप लोगों को पढ़ा दिया। देखिए, पूरा समय काल के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो यही लोग तो जाके इंग्लैंड में क्या करते हैं, ठीक है, यही लोग जाके, ठीक है, जो इंग्लैंड को एक लैब की तरह बनाए, सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में जा कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, इंग्लैंड ने जो बीज बोया लोकतंत्र का, कह सकते हैं संविधान का, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, संसदीय व्यवस्था का, सारा चीज़ कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अमेरिका में लिखित संविधान की अवधारणा वहाँ पे सामने आ गई। तो बोला जाता है कि पहली बार संविधान को अमेरिका में लिखा गया। ये संविधानिक व्यवस्था इंग्लैंड में बहुत पहले से चली जा रही है, और ऐसा नहीं है बस उसको क्रमबद्ध नहीं किया गया, कि जिल्द के रूप में ऑथराइज नहीं किया है, ठीक है। जब उसको चढ़ा दिया जाएगा तो भी वही व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन उसके बीज देखिए उस इंग्लैंड समाज में था, मैं कहना यही चाह रहा हूँ, जो कहीं न कहीं पूरे विश्व को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इसने अंग बना लिया। अमेरिका तो बस एक, ठीक है, इनमें लोकतांत्रिक राजनीति का विकास होता है। कई सारे इसमें एक्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं सारे एक्टों को लागू कर करके यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाया गया। जैसे 1832 है, 1867 है, 1884 है, उसके बाद 1911 तक आएगा। 1911 तक आते आते देखिए यहाँ पे ब्रिटेन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूर्णतः वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा इन एक्टों के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वहाँ कौन सी प्रक्रिया चल रही थी, और वो प्रक्रिया चलने के पहले वहाँ पे स्थिति क्या थी। तो यही है लोकतांत्रिक राजनीति का विकास। अब देखिए, इस लोकतांत्रिक राजनीति को विकास देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं पीछे की चीज़ों को, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में होते होते अब जो संसद की शक्ति कहीं ना कहीं देखिए ब्रिटेन की जो महारानी की जो शक्ति से काफ़ी अधिक हो गई। और अब देखिए यहाँ पे संसद की शक्ति तो अधिक हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो संसद की जो शक्ति थी, एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो यहाँ पे चुनाव होना चाहिए था, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 19वीं सदी के आसपास यहाँ पे पूर्व में ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति अभी भी एकदम पूरी सोई हुई अवस्था में मौजूद थी। क्योंकि ब्रिटिश सदन का जो आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया था यहाँ पे उच्च सदन में ऑलरेडी, जिसे, ठीक है, अपर हाउस जिसे बोला जाता था, उच्च सदन के रूप में जो मौजूद थे, यहाँ अभी भी कुलीन और सामंत लोग मौजूद हैं। और इनके जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी मनोनीत तौर पे, मैंने इनको मन से, ठीक है, मान लिया जाता था, चुन लिया जाता था। और निम्न सदन में देखिए यहाँ पे जो मध्य वर्ग था, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति के पहले कि यहाँ पे जो मध्य वर्ग लाया गया उस समय जनसाधारण के तो नज़दीक था, लेकिन आगे चल के मध्य वर्ग, हमेशा होता है कि जब एक लंबे समय तक किसी को आप शासन प्रक्रिया का, ठीक है, फिर उसे सत्ता का भागीदार बना देते हैं, तो उस पर एक निरंकुश आने की जो प्रक्रिया होती है धीरे धीरे सामने हो जाती है। और वही सारी चीज़ें इस इंग्लैंड के समाज में भी हुआ, इस मध्य वर्ग में हुआ। धीरे धीरे ये अमीर होते चले गए, और इस जनसाधारण के
नज़दीक से कहीं न कहीं दूर होते चले गए। अब इनका जो चुनाव जो किया जाता था, ये चुनाव जो देखिए यहाँ पे जो प्रक्रिया है काफ़ी एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा था सीमित मताधिकार का उपयोग करके, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की जो टोटल जो पॉपुलेशन थी देखिए 1.5 करोड़ के आसपास थी, और मताधिकार कितने को दिया, मात्र 30,000 लोगों को दिया गया। और इसमें जो मताधिकार दिया गया अधिकतर पूंजीपतियों को दिया गया जो टैक्स अधिक से अधिक पे करते थे। इसीलिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जो कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच यहाँ पे दिखाई देता था पूरी तरीके से इस ब्रिटिश संसद में मौजूद होता था। और जो राजशाही था ये वंशानुगत पहले भी था और आज भी ये वंशानुगत ही है। अब धीरे धीरे हमने देखा ठीक है कि 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी का ये जो दौर है औद्योगिकरण का दौर है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर है, और इसमें बहुत सारा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्योंकि देखिए जब भी किसी क्षेत्र पे औद्योगिक क्रांति होगी, किसी क्षेत्र पे होगी या फिर किसी बड़े जगहों पे होगी, नगरों पे होगी, शहरों पे होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर चाहिए होंगे। और अब वो जो मजदूर है कहीं ना कहीं गाँव से पूरा किया जाने लगा, वहाँ पे जाके नगर भी बसते गए। अब धीरे धीरे गांव के लोग शिफ्ट होते चले गए नगरों में, इंग्लैंड में, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो लोग श्रमिक के रूप में बनते चले गए। अब कोई इनका जो प्रतिनिधित्व था रह ही नहीं गया। औद्योगिक क्रांति में कल कारखाना है, यहाँ पे श्रमिक है, जहाँ पे पूंजीपति वर्ग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और गरीब लोगों को देखे यहाँ पे तो किसी सदन में इनका जो प्रतिनिधित्व था ये मौजूद नहीं था। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे स्थिति बहुत यहाँ पे भयावह दिखाई दे रही है, क्योंकि इंग्लैंड के जो अधिकतर जो लोग हैं धीरे धीरे, लेकिन इस समय तक देखिए ये जो समाज जो बटा हुआ है उस इंग्लैंड के समाज में, फिर भी वहाँ पे ठीक है ना, मतलब एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन जो होना चाहिए, औद्योगिक क्रांति तो वहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी जो सामाजिक जो परिवर्तन का जो दौर होना चाहिए था अभी भी उस इंग्लैंड के समाज में मौजूद नहीं हुआ था। लेकिन एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई देता है नेपोलियन के माध्यम से, क्योंकि यही जो नेपोलियन था, जो हमने ऑलरेडी बिना कांग्रेस को देख लिया, हमने मेटरनी को देख लिया कि नेपोलियन के जो द्वारा जो फैलाए गए जो भी था स्वतंत्रता, बंधुत्वता, समानता, इस तरह की बातें जब कहीं न कहीं उस नेपोलियन के द्वारा ही फैलाया गया, या फिर उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पतन के पश्चात कहीं न कहीं देखिए बहुत सारे जो यूरोप के जो राष्ट्र थे धीरे धीरे फ्रांस में जो एकजुट होते गए कि हमें फ्रांस की इस बढ़ती गतिविधियों को कंट्रोल करना है, रोकना है। और इसी के लिए यहाँ पे वियना कांग्रेस आया, मेटरनिख आया। तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि नेपोलियन ने जो एक प्रगतिशील विचारों को कहीं न कहीं जन्म दे दिया, अब उसके पतन होने के पश्चात ऐसा तो नहीं था कि उसके साथ चला जाएगा। और यही प्रक्रिया यहाँ पे ब्रिटेन में भी दिखाई देती है कि अब ब्रिटेन में भी सुधारों की मांग यहाँ पे बढ़ गई। किसके द्वारा? तो श्रमिकों के द्वारा। ये भी अब अपने अधिकारों की बात करने लगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में अब धीरे धीरे इसकी भी मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होता चला गया। कारण यही था कि अब जो भी श्रमिक थे इनमें एकता की मांग आने लगी, हड़ताल यहाँ पे होने लगा। और इसी क्रम में जब हम लोग पूंजीवादी की बात कर रहे हैं तो एक बहुत फेमस विचारक जो होगा कार्ल मार्क्स का भी जो विचार पूरी तरीके से आ जाएगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहान है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घटना एक साथ यहाँ पे हो रही होती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे धीरे धीरे जो यहाँ पे गरीब थे, जो श्रमिक थे, इनको अपने अधिकारों के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगता है और उसकी डिमांड करने लगते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बेंथम और वर्मिल, भारत के संदर्भ में तो इनकी जो भूमिका थी उतनी अधिक अच्छी नहीं होती है, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी औपनिवेशिक शासन के अधीन था भारत। लेकिन यहाँ इस ब्रिटेन में देखिए इनकी जो कहीं ना कहीं जो विचारधारा है, इनकी जो नीतियाँ हैं, उस ब्रिटेन के समाज के लिए काफ़ी हितकर साबित होती है। क्योंकि बेंथम का युग जो था पूरी तरीके से देखिए औद्योगिक क्रांति के परिवर्तनशील युग के नाम में एकदम इनको जाना जाता है। अतः उसने उस युग की समस्या का विश्लेषण किया और समाधान करने का भी कई तरीके से उसने उपाय बताया। जैसे पहला उसने बात रखा अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख का इसने सिद्धांत दिया। बेंथम ने कहा कि जीवन का जो सारा सुख प्राप्ति एवं दुख निवारण है, वस्तुतः अपने अधिकतम सुख
और अधिकतम सुख का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उपयोगितावादी विचारधारा के नाम से जाना गया। इसमें क्या कहा गया, तो बोला गया कि इस वाक्य के आधार पे इंग्लैंड पे समान चुनाव क्षेत्रों में बांट देना चाहिए, संसद में वार्षिक अधिवेशन होना चाहिए, मताधिकार में सुधार की इसके द्वारा बात कही गई। अब देखिए इसकी जो बातें हैं कहीं न कहीं एक इंग्लैंड के समाज के सकारात्मकता की ओर कहीं न कहीं हमें नज़र आती हैं। दूसरी इसने बात की लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र के द्वारा ही सबसे अधिक सुख हासिल किया जा सकता है। अतः जब इसके द्वारा इतना अधिक सुख हासिल किया जा सकता है तो इसका विस्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए इसने शासक और शोषित को लेकर यहाँ पे बोला कि दोनों के हित समान है। शासक तभी यहाँ शासन करेगा जब यहाँ पे शोषित होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे शासक के द्वारा इसने शोषितों की यहाँ पे मुद्दे को उठाया। यही तो चीज़ कार्ल मार्क्स कर रहा था। इसने बताया कि जो उच्च सदन होता है ये बिल्कुल मतलब बेवजह है। जो अपर हाउस की इसने बात किया खर्चीला है, इससे समाप्त कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ इंग्लैंड में जो भी यहाँ पे प्रशासनिक और संवैधानिक दोनों ही क्षेत्रों में सुधार होनी चाहिए। और मुक्त व्यापार के साथ साथ इसने अहस्तक्षेप वाली सरकार की जगह यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे हस्तक्षेप वाली सरकार के द्वारा जो नीति जो जारी की जाती थी उससे भी कहीं न कहीं इसे ख़त्म करने की उसने बात की। और इसका समर्थक होता था, ध्यान रखिएगा, बेंथम मिल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसका पक्का समर्थक मिल जो भारत भी आया था। मिल ने कहा यहाँ पे कि विधायिका जो है जनता द्वारा यहाँ पे चुना जाना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। ये बेंथम का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है कि विधायिका की जो शक्ति है जनता के प्रतिनिधि के हाथों में होनी चाहिए और विधान मंडलों का जो कार्यकाल है पूरी तरीके से निश्चित होना चाहिए। इस तरह औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा और अनेक सुधार अधिनियम यहाँ पे पारित किए गए। अब यही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सुधार जो अधिनियम यहाँ पे पारित किए गए। पहला है यहाँ पे 1832 का सुधार अधिनियम, जिसे प्रथम सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ग्रे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके काल में प्रथम सुधार अधिनियम पारित हुआ जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला है यहाँ पे कि 2000 से 4000 की जनसंख्या में बोला गया कि एक प्रतिनिधि ये लोग क्या कर सकते हैं, चुन के, ठीक है, उस संसद में भेज सकते हैं। गृह स्वामियों के जो किराएदार हैं, ठीक है, जो किराया 10 पाउंड, ठीक है, जो लगान के रूप में किराया, ठीक है, जो भी ये वसूल करते हैं, इनको मताधिकार यहाँ पे दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो चीज़ का नाम आएगा, जनरली बुक वगैरह में दिया रहता है। एक होता है काउंटी और दूसरा नाम होता है यहाँ पे बरो। ठीक है, तो काउंटी का मतलब होता है कि जिला, नगर वगैरह आप शहरों के रूप में ले सकते हैं, और बरो का मतलब आप गांव, कस्बा आप बोल सकते हैं, छोटे क्षेत्रों के रूप में इसको शामिल किया गया। और इसमें देखिए किस प्रकार की नीति लाई गई कि काउंटी क्षेत्र में अगर 2 पाउंड प्रति ईयर भूस्वामी लगान देता है तो उसे मताधिकार दिया जाएगा। उसी काउंटी क्षेत्र में बोला गया कि 50 पाउंड देखिए प्रति ईयर अगर एक किसान लगान देता है तो उसको मताधिकार दिया गया। अब दोनों में देखिए कितना आसपास की मतलब स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से देखिए विसंगतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हो ना हो यहाँ पे किसानों की कहीं ना कहीं मताधिकार की यहाँ बात की गई। अब इसमें जो भी अमीर किसान होते थे वो यहाँ पे तो आ सकते थे। अब इससे क्या हुआ कि हो ना हो अधिकार थोड़ा ही दिया गया, क्योंकि थोड़े ही अधिकारों से उस अधिकार को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। और यही चीज़ ब्रिटेन में हुआ। इससे ब्रिटेन की राजधानी पूरी तरीके से प्रभावित हुई। अब देखिए किसान यहाँ पे जब कहीं ना कहीं जब वोटिंग देंगे, अपने उम्मीदवार को जब चुनेंगे, तो बाकी और भी लोगों में, उस जागरूक समाज में ये प्रक्रिया आएगी और ये प्रक्रिया आने में टाइम नहीं लगा। देखिए जस्ट नेक्स्ट ही सुधारों की यहाँ पे मांग की गई 1867 का सुधार अधिनियम। इसमें क्या किया गया, तो प्रथम सुधार अधिनियम के बाद भी जनता को उतना अधिक विशेष लाभ नहीं मिला, क्योंकि इतनी जो विरोधाभास जो प्रक्रिया दिखाई दे रही थी और राजनीतिक शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथ में आ गई। इस वर्ग ने जनसाधारण की दशा को सुधारने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।
अतः जन असंतोष उस इंग्लैंड के समाज में मौजूद था। इसीलिए 1832 के सुधार अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1867 का सुधार अधिनियम को यहाँ पे लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, तो मताधिकार को विस्तार किया गया। मैंने आपको बताया था जस्ट, शुरुआत तो होने दीजिए जैसे भी हो। अब शुरुआत जो था उस इंग्लैंड के समाज में हो चुकी थी। इसके अंतर्गत यहाँ पे प्रावधान लाया गया कि जो भी यहाँ पे लंदन है, इंग्लैंड के विश्वविद्यालय जो यहाँ पे मौजूद है, इनको अपना प्रतिनिधि उस ब्रिटिश संसद में भेजने का अधिकार है। दूसरी बात बोला गया कि जो 12 पाउंड प्रति ईयर के हिसाब से जो भी लगान देते हैं, देखिए पहले 50 पाउंड था, यहाँ 12 पाउंड हो गया, ये किसान मताधिकार दे सकते हैं। यहाँ पे मजदूरों को भी मताधिकार दिया गया, लेकिन सीमित मात्रा में दिया गया, लेकिन फिर भी तो दिया गया। और जो बरों के, जो कस्बों में रहने वाले सभी मकान मालिकों को भी यहाँ पे मताधिकार दिया गया। अब देखिए कितना सारा सुधार हो गया है। और 1872 तक आते आते गुप्त मतदान आ गया कि अब कोई भी जो सदस्य है गुप्त मतदान के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। अब पहले क्या होता था कि मतदान वगैरह को जो मतदाता वगैरह है उसको रिश्वत दिया जाता था, भयभीत किया जाता था, लेकिन अब इस 1872 के माध्यम से उसे सब दूर कर लिया गया। इसे एक दंडनीय अपराध के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। और उम्मीदवार की जो चुनाव पर धन राशि खर्च करने की सीमा भी एक तरीके से निर्धारित कर दी गई, एक निश्चित मात्रा में किया जाने लगा। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे पहले वाले अधिनियम से ये अधिनियम बेहतर निकल के आया। और तीसरा अधिनियम यहाँ पे आया, सब सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया, 1884 का अधिनियम। तो यह अधिनियम बेसिकली देखिए तो खेतिहर मजदूरों, छोटे नगरों के निवासियों को भी यहाँ पे मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत अब मतदान की योग्यता में काफ़ी हद तक अगर देखेंगे तो समानता आ गई। कैसे आ गई, तो इस सुधार अधिनियम के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वयस्क मताधिकार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अभी भी नहीं मिला था। स्त्रियों को यहाँ पे वयस्क मताधिकार दिया भी नहीं था। प्रजातांत्रिक पूरी तरीके से अभी भी यह नहीं हुआ है। तो इससे देखिए क्या एसेंस निकलता है कि खेतिहर मजदूरों को दिया गया। अब जो भी जिनकी उम्र 18 साल से अधिक थी, अब कितनी अधिक थी, ये यहाँ पे लगभग 30 वर्ष के आसपास डिफाइन किया गया। मैंने एक जो आइडियल होता है कि 18 वर्ष के बाद हमें दे देना है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं अपनाया गया। मजदूरों को मताधिकार दिया गया, लेकिन देखिए अब कितना अधिक हो गया। अब धीरे धीरे ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। फिर भी यहाँ पे जो हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसीलिए 18 वर्ष से अभी भी सारे लोगों को यहाँ पे मताधिकार नहीं दिया गया। स्त्रियों को तो विशेषकर यहाँ पे कोई मताधिकार ही नहीं था। स्त्रियों को लेकर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से स्त्रियों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, आप पूरे यूरोप में कह सकते हैं कि वहाँ स्त्रियों को काफ़ी एक लंबी लड़ाई से इसी मताधिकार को लेने के लिए काफ़ी उनको वहाँ पे स्ट्रगल भी करना पड़ा था। तो यहाँ पे भी पूर्णतः जो प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया जो हमें दिखाई देनी चाहिए थी, इस 1884 के अधिनियम के बाद भी हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब यहाँ पे जो चौथा सुधार हुआ 1911 का अधिनियम, यहाँ पे एक आमूलचूल परिवर्तन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे हुआ भी, इसके तहत क्या किया गया कि लॉर्ड हाउस की शक्ति को सीमित कर दिया गया। माने जो अपर जो था अपर सभा था उसे कंट्रोल कर दिया गया कहीं ना कहीं। अब देखिए अपर हाउस की उस समय ज़रूरत थी, किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए अपर हाउस को वीटो पावर दिया गया था। इनकी संख्या कम होती थी, जो भी थे कुलीन थे, भूस्वामी वर्ग यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद थे, इनकी संख्या कम थी, वीटो अधिकार दिया गया था। अब यहाँ पे कॉमन हाउस के द्वारा, माने जो निचली जो सदन थी, जब इतना सारा अधिकार दिया गया तो यहाँ पे बहुत सारे जो लेबर आने लगे और इनकी भी एक पार्टी बन गई, लेबर पार्टी, जो देखिए अभी भी इंग्लैंड में भी बेसिकली ज़्यादातर इन्हीं की सरकार होती है और इनको चुनने वाले और कोई नहीं है। अब तो खैर वहाँ समाज बदल गया है, लेकिन उस समय जो श्रमिक होते थे, श्रमिकों के माध्यम से किया जाता था। लेकिन 1911 तक देखिए यहाँ पे, मैंने 1911 के पहले तक यहाँ से लेबर
पार्टी के जो भी प्रतिनिधि चुन के तो जा रहे हैं, लेकिन वीटो के वजह से कोई भी इम्पोर्टेंट बिल जल्दी यहाँ से पारित ही नहीं हो पाता था। समस्या मौजूद थी यहाँ पे। अब इस समस्या को दूर करने का एक ही उपाय था कि यहाँ पे जो लॉर्ड हाउस है, जो उच्च जो सदन थे, उसकी शक्ति को यहाँ पे सीमित कर दिया गया और बोला गया कि धन विधेयक जैसे बिल को लेके, माने विधेयक है, विधेयक जब पास हो जाए तो बिल बन जाएगा, तो धन विधेयक जैसे चीज़ों को लेके अब वीटो पावर को लॉर्ड हाउस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक डिबेटेबल स्थिति लाई गई कि बातचीत, ठीक है, होता है ना संसद में, जिस तरह की प्रक्रिया को यहाँ पे भी लाया गया। पहले तो ये भी नहीं होता था लॉर्ड हाउस और कॉमन हाउस में। लॉर्ड हाउस ने रोक दिया तो रोक दिया, लेकिन अब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई दे रही है। कोई भी यहाँ पे बिल लाया जा रहा है, डिबेट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो धन से संबंधित हो, अन्य संबंधित हो यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो चेंज आया इसमें, इनकी जो वीटो पावर जो थी, ठीक है, लॉर्ड हाउस की, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब वीटो पावर के ख़त्म होने से धन विधेयक जैसी चीज़ों पे अब इनका कंट्रोल नहीं रहा आसानी से। ठीक है, अब वो पूरी तरीके से कहाँ चला जाता था, महारानी के पास चला जाता था, महारानी उस पर साइन कर देती थी और वो जो विधेयक था पूरी तरीके से बिल बन जाता था। बिल बनते ही उस चीज़ को वहाँ पे लागू कर दिया जाता था। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो गई। दूसरी बात की जा रही यहाँ पे विधायी प्रक्रिया को लेके, तो इस अधिनियम के तहत अब ब्रिटेन के विधायिका जो प्रक्रिया को लोकतांत्रिक पूरी तरीके से बनाना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाउस ऑफ जो कॉमन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो निचला जो सदन है, इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे अधिकार मिल गया, क्योंकि इसी हाउस ऑफ कॉमन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो राज इन्हीं का होना चाहिए। और आगे चल के हुआ भी हुआ, और यहाँ पे बहुत सारा सुधार भी हुआ। 1918 तक 30 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति प्लस महिला को देखिए यहाँ पे, पहले व्यक्ति तो कहीं ना कहीं थे, ये महिला मौजूद नहीं थी, तो इन महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा 1928 तक आते आते देखिए इस उम्र को घटा के सीधे 21 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से ऊपर व्यक्ति प्लस महिला को भी अधिकार दिया गया। अब देखिए, ठीक है, जब भी लोकतंत्र की बात होती है, ठीक है, वोटिंग राइट्स की बात होती है, अब वो जो वोटिंग राइट्स था ब्रिटेन के उस समाज में पूर्णतः यह मौजूद हो गया, अर्थात पूर्णतः लोकतंत्र वहाँ पे आ गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। देखिए, कभी भी कोई बड़ा सुधार करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन की ज़रूरत होती है, और हम लोग देखेंगे इसी प्रक्रिया में जो तभी मैं जिक्र करता था, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे चार्टिस्ट आंदोलन होगा, आगे सब एक एक सीरीज आने वाला है। इतिहास की यही प्रक्रिया देखिए कि हर एक चीज़ को एक साथ इतनी सारी घटनाएं होती हैं कि क्लास के दौरान आदमी कोई कवर नहीं कर सकता। उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, और एक एक क्लास के माध्यम से उन चर्चाओं को हम लोग आगे चल के कंप्लीट भी करते हैं। तो बिल्कुल निफिक्र रहिए, आने वाला जो टॉपिक है हमारा वही औद्योगिक क्रांति है, वहीं चार्टिस्ट आंदोलन है। जब उन दोनों टॉपिकों को आप पढ़ लेंगे तो ये जो भी सुधार, जो प्रक्रिया जो दिखाई दे रही है, इसमें इतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारा खून गिरा ही गिरा है। तो अब यही प्रक्रिया आ गई अब, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, और मताधिकार का देखिए पूरी तरीके से विस्तार कर दिया गया, और बैलेट बॉक्स द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहाँ पे पूरी तरीके से सक्षम बना दिया गया। लोकतंत्र प्रणाली अब परिपक्व हो गया। अब यहाँ लेक्चर का देखिए लास्ट जो पोर्शन है, संविधान की विशेषताएं। अभी तक आप लोगों ने पूरा का पूरा ब्रिटेन के इतिहास के साथ साथ पूरा का पूरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा थी, किस प्रकार से राजतंत्र और पार्लियामेंट के बीच जो एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, इतने सारे वंश अभी तक बीत गए, वो सब हमने ब्रिटेन के इतिहास के संदर्भ में देख लिया और संविधान के संदर्भ में भी देख लिया। अब थोड़ा 100 बातों की एक बात संविधान की विशेषताओं के रूप में देखिए कि आप आखिर आपने क्या सीखा। आपने अभी तक यही सीखा कि देखिए, अलिखित जो संविधान तब शुरू हुआ, अलिखित संविधान तब शुरू हुआ जब केवल ब्रिटेन था, जब केवल क्या था, ब्रिटेन था। बाद में इसमें धीरे 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 स्कॉटलैंड जुड़ गया, वेल्स जुड़ गया, आयरलैंड जुड़ गया, और आज भी देखिए, ठीक है, संविधान विभाजित नहीं हुआ। और इसका मतलब कि जो यूके की अवधारणा है,
आज भी देखिए मूल रूप में, ठीक है, कहीं से भी खंडित नहीं हुआ। ये किस वजह से शामिल हो रहा है, किस वजह से संभव हो रहा है? तो इसके पीछे एक ही कारण था, वो था यहाँ पे ब्रिटेन का संविधान। अब यहाँ पे अलिखित संविधान का मतलब क्या है? अब बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ संविधान नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बहुत सारा पेज आपने यहाँ वहाँ लिख के रख दिया, ज़रूरत पड़ने पे आप उसका अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रारूप एक होना चाहिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए, उस पे जिल्द जो चढ़ना चाहिए, वो चीज़ ब्रिटेन में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, क्योंकि वो भी फाइनली संचालित हो रहा है, संविधान से ही संचालित हो रहा है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी, ठीक है, आप मेरिट के रूप में इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान की, तो देखिए शुरू में राजतंत्र था, कुलीन तंत्र भी वहाँ बहुत, ठीक है, प्रभावी तरीके से मौजूद था, और आगे चल के लोकतंत्र आ गया। इसका मतलब कि समय समय पे अगर देखा जाए तो तीनों का जो मिश्रण है ब्रिटेन के संविधान में हमें यहाँ दिखाई देती है। तीसरा चीज़ एकात्मक संविधान है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए ब्रिटेन का जो एरिया है इतना बड़ा नहीं है कि उसको आप भारत जैसे बहुत सारे जो प्रांत हैं, बहुत सारे राज्य हैं, आप बांट सकते हैं, बल्कि वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है। केंद्र वर्सेस प्रांत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पे केंद्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी जो भी शहरें हैं, उन शहरों को यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसका मतलब कि बिल्कुल केंद्र में एक ही एक यहाँ पे, ठीक है, सरकार होती है, पार्टियाँ होती हैं वर्तमान में, जैसे कि, ठीक है, 2-3 पार्टियाँ वहाँ पे काफ़ी सक्रिय रूप से मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पे केंद्र वर्सेस प्रांत के बीच यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरी बात करें, गहरी आस्था है, और ये जो गहरी आस्था ब्रिटेन के लोगों की है, जो उनकी विवेकशीलता को दर्शाती है कि आज भी वे लोग साधारण बहुमत पे एकदम विश्वास करते हैं कि कोई भी चीज़ पारित करना हो। इतनी शक्ति मैंने दी गई यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान को कि बोला गया कि ब्रिटेन के संविधान एक, ठीक है, पुरुष को महिला और एक महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया में वो सारा काम कर सकती है। तो इसीलिए, ठीक है, साधारण बहुमत के माध्यम से बहुत सारा संशोधन, बहुत सारा नहीं, सबका सब संशोधन किया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता को वहाँ पे नहीं दिया गया है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बात की जाती है, एक्टिविस्ट की जो बात की जाती है, वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। सोचिए भारत में है ये न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है भारत में मौजूद है, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं है। कोई भी अगर, ठीक है, किसान सॉरी यहाँ पे कोई भी अगर विधेयक अगर पारित हो रहा है, वो तब तक कानून नहीं बन सकता है, ठीक है, जब तक उसमें साइन राष्ट्रपति का नहीं होगा। लेकिन समझिए का एक्ट बन जाए, कानून भी बन जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दिया तो फिर वो कानून नहीं बन सकता है, कि संविधान की मूल आत्मा के क्या है, खिलाफ है। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे न्यायिक सक्रियता है नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। भारत में संसद और संसद और क्या बोलते हैं कि जुडिशरी के बीच हमेशा एक संघर्ष की स्थिति कभी कभी मौजूद होती है, खासकर गठबंधन के सरकारों में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्थिति मौजूद नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट की शक्ति ब्रिटेन में काफ़ी ही यहाँ पे बढ़ गई है। शक्ति का संलयन आप देख सकते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल। जैसे कि विधानमंडल के जो मेंबर होंगे, कार्यपालिका के भी मेंबर हो जाएंगे, न्यायपालिका के भी मेंबर हो जाएंगे। भारत में पूरी तरीके से शक्ति का संलयन नहीं है। अमेरिकी लोगों ने इस शक्ति के संलयन के जगह शक्ति का विकेंद्रीकरण को अपनाया, विकेंद्रीकरण अपनाया। कि कार्यपालिका वाला विधायिका नहीं बनेगा, विधायिका वाला कार्यपालिका नहीं बनेगा, ठीक है, और न्यायपालिका वाला दोनों नहीं बनेगा। कहने का मतलब एक ही एरिया तक क्या करना है, आपको सीमित रखना है। ये भी, ठीक है, शक्ति के संलयन को यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका में शक्ति के विकेंद्रीकरण को दिखा रहा है। भारत में देखेंगे तो ना तो शक्ति का संलयन है पूरी तरीके से, ना तो शक्ति का पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण है। क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पे विधानमंडल अर्थात विधायिका के पार्ट के रूप में अंदर, ठीक है, न्यायपालिका तो मौजूद है लेकिन कार्यपालिका मौजूद नहीं है। सॉरी, ठीक है, कार्यपालिका तो मौजूद है, ठीक है, कभी कभी लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, विधानमंडल है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, विधानमंडल है। इस विधानमंडल के अंतर्गत आप देखेंगे तो कार्यपालिका कार्य करते हुए नजर आएगी, लेकिन न्यायपालिका भारत में अभी भी सेपरेट है। मूलभूत अधिकार की बात करें वहाँ तो देखिए मैग्ना कार्टा का 1215 में डेवलपमेंट हो गया।
आगे चल के यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स का यहाँ पे रूप ले लिया। और इसमें देखिए, जिसको आप फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं, इसमें संशोधन जो है बिल्कुल ही साधारण बहुमत से यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन सोचिए, भारत में संवैधानिक संशोधन क्या साधारण बहुमत से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, राज्यसभा की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उस विशेष बहुमत में, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक, ठीक है, कहीं न कहीं देखिए उनके बेहतर होने का यहाँ पे एक प्रमाण के रूप में मौजूद है। उनकी विश्वसनीयता को उनको दर्शाता है कि संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा वहाँ पे संभव है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग शेयर लाइक करते रहें, एंड कल मिलते हैं हम लोग अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद।